हेलो फ्रेंड्स। हम देख रहे थे संविधान की प्रस्तावना में जो शब्दावली दी गई है उनके मायने देख रहे थे। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम उसका सिर्फ मीनिंग नहीं बल्कि एक डेप्थ में जाकर के जितना आपको समझना चाहिए एक यूपीएससी एस्पायरेंट होने के नाते हम वो सारा कुछ देख रहे थे। इसके बाद आपको जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, कहीं से भी कोई भी पेड फ्री या फिर किसी भी तरीका की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मेरा उद्देश्य है आपको एक सही और गहराई से एक समझ पैदा करना आपके अंदर, ताकि आप राज्य व्यवस्था जिसे हम कहते हैं पॉलिटी, उसे आप अच्छे से समझने लगे। और जब भी आप कोई किताब पढ़ें, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो या सुभाष कश्यप सर की बुक हो या डीडी बसु सर का बुक हो, तो आप एग्जैक्ट उसके मायने समझें और जो कोर्ट के वर्डिक्ट आते हैं आप उनके मायने समझें, उन्हें आप ऐड करके देख पाएं। तो मैं आपको एक गहराई से जो है यहाँ पर पॉलिटी आप बहुत जगह पढ़ रहे होंगे, वाही भी कर रहे होंगे, आपकी आहा भी निकल जाती होगी देख करके, लेकिन जो हम डेप्थ यहाँ पर देख रहे हैं आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात, इसे मैं आगे ले जाने से पहले आपसे कहूंगा, जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि इसकी जो रीच है, मुझे हम वीडियो बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं, ताकि हम लोगों तक लेकर के जाएं। और वो कब जाएगी? क्योंकि जब आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो YouTube का जो एल्गोरिथम है वो इसे और लोगों तक भी पहुंचाएगा। ये है इसका उद्देश्य। नहीं तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कारण है कि मैंने तो एक संकल्प लिया है कि भाई हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मुझे एक इस तरीका से सीरीज तैयार करनी है, ताकि आपके पास एक भी रुपया नहीं है, एक रुपया भी आपके पास नहीं है, तब भी आप यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकें, समझ करके, और उसके बाद आप अपनी जो मैंने रिकमेंडेड बुक बताई है वो बुक पढ़ करके आप अपनी तैयारी को संपूर्ण कर सकें, यूपीएससी निकालने के लिए आप सक्षम हो जाएं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसे इसलिए करें क्योंकि ये और लोगों तक भी जाए। ठीक है, आज से आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई भी है, आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, इसका मतलब है कि आप इसे शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि कुछ कार्य और उनके भी लिए करने चाहिए। हम सब चीज अपने लिए नहीं करते, हमें कुछ कार्य और लोगों के लिए भी करने चाहिए कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगी जिनको इसकी जरूरत है। क्योंकि मैं भी ऐड दे नहीं सकता, मैं ऐड दूंगा तो फिर तो ये पहुंच ही जाएगी, लेकिन ये आपकी भी ड्यूटी है। आप कोई भी है, आप यूपीएससी की तैयारी किसी भी मीडियम से कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये मेरी आपसे आप गुजारिश समझे इसे आप, ठीक है, जरूर करना है आपको। ठीक है, हम देख रहे थे कि भारत में गणतंत्र, और गणतंत्र में हमने देख लिया था कि अगर हम किसी भी राष्ट्र को गणतंत्र कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं, तो उसके मायने क्या हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, अगर किसी राष्ट्र में वो हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, एक रिपब्लिक है, एक गणतंत्र है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो निर्वाचित होना चाहिए, हमने देखा था ये वंशानुगत अधिकार नहीं होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई राजा या रानी के यहाँ पुत्र पैदा हो गया तो ये निश्चित हो गया कि अब राजा वही बनेगा, इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि सार्वजनिक पद सभी के लिए अनिवार्य होने चाहिए। भाई जो सार्वजनिक पद है, जो सरकारी नौकरी है या जो भी आपके जो भी पद हैं वो सभी के लिए होने चाहिए। लोकप्रिय संप्रभुता जनता में होनी चाहिए। लोकप्रिय संप्रभुता का मैं अर्थ बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर जाकर के आप जरूर देखें। अगर जानना है कि लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या होती है, अगर आपको ये जानना है तो आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अनुपस्थित होना चाहिए, ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए कि जिसे विशेषाधिकार मिले हुए हों। क्यों? क्योंकि वो ऐसा चाहता है, हम विशेष हैं, उनकी ऐसी मन में है कि भाई ठीक है कानून जिनके लिए होंगे होंगे, लेकिन हमें विशेष अधिकार चाहिए, तो ये विशेषाधिकार किसी के लिए नहीं होने चाहिए। और कोई भी कार्य जन्म से तय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जन्म जो है किसी विशेष परिवार में किसी नाम के साथ हो गया है तो निश्चित ही आप प्रधानमंत्री बनने के लिए पात्र हो गए हैं। आपको शुरू से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसी एक विशेष राजनीतिक दल के घर में जन्मे हैं या किसी भी एक विशेष अधिकार प्राप्त घर जो है परिवार है उसमें आप जन्मे, उस घराने में आप जन्मे, तो आपका जो है ये होना तय है। ठीक है, तो अगर आप जन्मे हैं तो फिर आपका प्रधानमंत्री बनना तय है, गायककार बनना तय है, एक्टर बनना तय है, जो भी ठीक है आपका बनना तय है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब हम गणतंत्र की बात कर रहे हैं तो हम सार्वजनिक पदों की बात करेंगे, ठीक है, सरकार की हम बात करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब उसी में हम आगे देख रहे थे कि भाई भारत का जो स्वतंत्रता है, अधिनियम 1947 वो ब्रिटिश शासन से जब समाप्त हुआ था उसके बाद हमें मिला था। आप जानते हैं कि भारत जो है, जो गणतंत्र है वो किस तरीके से बनता है, आप इसे भी एक बार देख ही लें, क्योंकि मैं इसे बताऊंगा आपको कि जो भारत का जो माउंटबेटन योजना थी उसके तहत भारत को क्या मिलती है, आजादी मिलती है। आप ऐसे देखेंगे तो जो माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन योजना थी उसके तहत 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, और माउंटबेटन जो है इसके गवर्नर रहे 21 जून, ठीक है, 1948 तक। समझ गया आप? उसके बाद में आप देखेंगे, इसके बाद में गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो बनते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ये 21 जून 1948 से 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950। ठीक है, और उसके बाद में आप इसे यहां से देख सकते हैं, इसके बाद में इंटरिम प्रेसिडेंट बनते हैं, कौन है, राजेंद्र प्रसाद, और ये 26 जनवरी 1950 से 1952 तक। ठीक है,
इस तरीका से, और फिर बाद में जाकर के ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये बने हैं इंटरिम प्रेसिडेंट, और बाद में 1952 के बाद में ये फिर प्रेसिडेंट रहते हैं। तो आप समझ गए इसे। तो भारत में इस तरीका से हमारे यहाँ पर क्या आया है, गणतंत्र आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गणतंत्र में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी कि हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन है, राष्ट्रपति। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ये आप जानते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। ये आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है, ठीक है। जो आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं वो उनको वोट करते हैं, इस प्रकार से वो चुने जाते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जो रिपब्लिक होता है वो भी कई तरीका से हम रिपब्लिक को हम देखते हैं कि किस किस तरीका के जो रिपब्लिक है वो पूरे विश्व के अंदर है। तो आप ये भी देख लें, रिपब्लिक। और रिपब्लिक किस तरीका के होते हैं ये आप देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, ठीक है, ये भी एक तरीका का गणतंत्र होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है वो कहां पर होती है, राष्ट्रपति में होती है। और इसका एग्जाम्पल कौन है, जैसे कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एग्जांपल है कि जहां यानी कि रिपब्लिक में पहले हम देख रहे हैं राष्ट्रपति प्रणाली तरीका से रिपब्लिक हो सकते हैं। और वहां पर क्या होती है कि अगर वहां पर जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति में ही संपूर्ण जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। दूसरा है अर्ध राष्ट्रपति, अर्ध राष्ट्रपति, अर्धराष्ट्रपति प्रणाली। इसमें क्या होता है अर्धराष्ट्रपति प्रणाली में कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कार्यपालिका और विधायिका से प्रेरित जवाबदेह, यानी कि जिस तरीका से रूस के अंदर है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा क्या होती है, नियुक्त होती है कार्यपालिका, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कार्यपालिका होती है, और जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, क्या होती है, विधायिका के प्रति समझ गए। और इसका रूस एक अच्छा उदाहरण है, रूस, ठीक है। तो ये आप देखें। और एक तीसरा है संसदीय गणराज्य, जैसा कि भारत के अंदर है, ठीक है। तीसरा है संसदीय गणराज्य। तो संसदीय गणराज्य में क्या हो जाएगा, सरकार का जो मुखिया है, यानी कि जो सरकार का मुखिया कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। और सरकार का मैंने बताया यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो सरकार का जो मुखिया है वो कार्यपालिका का नेतृत्व करता है और विधायिका के विश्वास पर निर्भर है, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं जो सरकार का मुखिया है, सरकार का जो मुखिया है, ठीक है, कार्यपालिका का नेतृत्व करता है और विधायिका के विश्वास पर निर्भर है। उदाहरण के लिए भारत, ठीक है। तो भारत में इस तरीका से है। तो ये तीन हो गया। तो ये जो है होते हैं क्या, रिपब्लिक, ठीक है। अब जो कुछ ऐसे भी होते हैं रिपब्लिक जहां पर राजतंत्र होता है, राजतंत्र के साथ भी होते हैं, ठीक है। तो राजतंत्र के साथ में अब आप कहोगे कि राजतंत्र के साथ में कैसे हो सकते हैं, कि राजतंत्र क्या है, पहले आप ये समझो। राजतंत्र, राजतंत्र, ठीक है। तो राजतंत्र क्या होता है, आप इसे लिखेंगे, कुछ देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी राजतंत्र होता है। कुछ देशों में क्या लिखेंगे आप, कुछ देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी राजतंत्र होता है, ठीक है। दूसरा, राजा, राजा सर्वोच्च पद, राजा या फिर सर्वोच्च पद, राजा या फिर सर्वोच्च पद अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक होता है। अब आप कहोगे कि ये कहां पर है, ब्रिटेन के अंदर आप इसे देखते हैं, ये कहां पर है, ब्रिटेन के अंदर आप इसे देखते हैं, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर आप इसे देखते हैं। फिर है सार्वजनिक पद अनुवांशिक होता है, ठीक है, सार्वजनिक पद, ये भी आप ब्रिटेन के अंदर ही देखेंगे। सार्वजनिक पद क्या होगा, अनुवांशिक होता है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि हम बताते हैं आपको गणतंत्र, अब आप इसे देखेंगे, गणतंत्र बनाम राजतंत्र। देखो गणतंत्र में क्या होता है, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित हैं, ठीक है। यहां पर जो होते हैं यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो राजा या रानी होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो आनुवांशिक होते हैं, ठीक है।
जो सार्वजनिक पद हैं ये अनुवांशिक होते हैं, समझ गए आप? तो ये है, और यहां पर जो है अनुवांशिक पद जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, समझ गए आप? तो इन दोनों के जो बीच में जो भेद है वो मुख्य भेद जो मैंने आपको बता दिया, गणतंत्र बनाम राजतंत्र क्या है, ठीक है? अगर प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं, ठीक है, राजतंत्र। गणतंत्र हमने देख लिया, नेक्स्ट वर्ड है हमारा राजतंत्र। ये जो भी है आप देख लेंगे इसे, राजतंत्र यानी कि मोनार्की, ठीक है? अब गणतंत्र हमने देख लिया, अब राजतंत्र मैंने आपको बता दिया राजतंत्र होता क्या है, लेकिन अब आप यहां देखेंगे, जैसे कि हमने गणतंत्र में 3 देखे हैं, उसी तरीका से राजतंत्र में क्या होता है, संवैधानिक राजतंत्र होता है। आप इसे डालेंगे यहां पर, संवैधानिक राजतंत्र होता है। अब संवैधानिक राजतंत्र क्या है कि संविधान तो है, लेकिन फिर भी क्या है, वहां पर राजा रानी है, फिर भी वहां पर क्या है, राजा रानी है। तो आप इसे लिखेंगे गैर कार्यकारी सम्राट के साथ, गैर कार्यकारी सम्राट के साथ, ठीक है, गैर कार्यकारी सम्राट के साथ राजशाही, जहां सरकार का अलग प्रमुख कार्यकारी, ठीक है, यहां पे क्या होता है, गैर कार्यकारी सरकार सम्राट के साथ एक राजशाही, एक राजशाही, ठीक है, प्रमुख कार्यकारी होता है, जैसे कि यूके में होता है, जैसा उदाहरण के लिए यूके में होता है, भूटान में होता है और थाईलैंड में, ठीक है, यहां पर होता है, ठीक है, हाँ, और भी जैसे जापान में, मलेशिया में भी होता है, यहां पर और भी लिख सकते हैं, जापान, मलेशिया भी लिख सकते हैं, ठीक है, आदि आदि आदि, इस तरीका से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक राजतंत्र यानी कि एक संवैधानिक होगा, संविधान भी है, संविधान से चलती हुई सरकार भी है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर राजा रानी भी होते हैं, ठीक है। दूसरा है अर्ध संवैधानिक राजतंत्र, अर्ध संवैधानिक राजतंत्र। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अर्ध संवैधानिक राजतंत्र, यहां पर रॉयल्टी कार्यकारी यानी कि जो राजा रानी है वो विधायी शक्ति राजशाही के पास होती है, यानी कि जो विधायी शक्ति है, एक तरीका से आप कह सकते हैं, विधायी शक्ति जो है वो क्या होता है, राजा रानी के पास होती है, रानी की राजशाही के पास होती है। इसका उदाहरण कौन है, अगर आप कहेंगे तो ओमान, ठीक है, इसका उदाहरण है ओमान, यानी कि जो विधान बनाने की शक्ति है, यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, राजशाही के पास होगी, राजा रानी के पास होगी। एक है पूर्ण राजशाही, नेक्स्ट देखेंगे आप, पूर्ण राजशाही, ये है तीसरा। पूर्ण राजशाही में यानी कि सब कुछ राजा है यहाँ पर, यानी कि सम्राट कार्यकारी का नेतृत्व करता है, जैसे सऊदी अरब, यानी कि जो कार्यकारिणी है उसका जो नेतृत्व है वो कौन करता है, सम्राट करता है, राजा या रानी करते हैं, ठीक है, सम्राट, ठीक है, कार्यकारी करता है। उदाहरण के लिए आप क्या कह सकते हैं इसका, यानी कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जो सऊदी अरब है वो और संयुक्त अरब अमीरात, ये जो है इसके उदाहरण है। यहाँ पर क्या है, पूर्ण राजशाही है। एक पक्षीय राज्य क्या होते हैं, ये भी देख लेते हैं आप, यानी कि सैद्धांतिक रूप से गणराज्य होते हैं, सैद्धांतिक रूप से क्या होते हैं, गणराज्य होते हैं, यानी कि वो जो प्रयोग है ना, एक तो होता है ठीक है नामचारे के लिए, सैद्धांतिक तौर पर तो है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया राष्ट्रपति तो चुने जाएंगे, लेकिन एक ही होगा भाई, वही चुना जाएगा, उसके अपोजिट में कोई नहीं है, ठीक है, वोट डालना ही होगा, नहीं तो फिर आपको जवाब देना होगा। तो इस तरीका का, यानी कि सैद्धांतिक तौर पर तो है, सिद्धांत तौर पर या सिद्धांत रूप में। उदाहरण के लिए चीन, ठीक है, उदाहरण के लिए आप इसे चीन, ठीक है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है, ये एक पक्ष होते हैं। अब यहां तक हमने देख लिया कि भाई स्टेट जो है वो किस किस तरीका के, हमने देखा गणराज्य होते हैं, हमने देखा गणराज्य में भी कितने तरीका के हैं, वो 3 टाइप हमने देख लिए। फिर हमने देखा कि राजशाही, यानी कि राजशाही कितने तरीका की होती है, तो हमने ये भी देख लिया। अब आप देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका उद्देश्य क्या है। भारत के अंदर अगर हम देखते हैं तो वह है वेलफेयर स्टेट, ठीक है, हम अगर भारत के अंदर देखते हैं, यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका उद्देश्य क्या है। और जैसा कि हमने बताया, अगर हम भारत के दृष्टि से देखते हैं तो ये है वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब से आप जन्मते हैं और जब तक आप मरते हैं आपकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी है स्टेट की है, ठीक है, राज्य की है पूरी जिम्मेवारी। ये क्या है, हमारा वेलफेयर स्टेट है। और
दूसरा क्या है इसका, डेवलपमेंट यानी कि विकास करना है ऑफ द मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जो है वो यहां पर है। और एक बात है यहां पर, सर्वोदय, सर्वोदय, ठीक है, सर्वोदय यानी कि सभी का उदय होना चाहिए, यानी कि सभी लोगों का विकास हो, सभी लोग आगे बढ़ें, सभी लोग उन्नति करें, ये है इसका उद्देश्य। तो हमने जैसे कि आपको बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट क्या है, अगर हम भारत के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो। सर्वोदय यानी कि सभी का विकास हो, ठीक है, सभी का विकास हो। अब आप जैसे कि जब हम इन बातों को करते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है, जब हम इन बातों को करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी उसमें उसका जो उद्देश्य है वो भी कहीं ना कहीं यहीं पर आकर के टिकता है। संविधान का जो भाग 4 है यानी कि पार्ट 4, ठीक है, वो भी किसकी बात करता है, वो भी किसकी बात करता है, राज्य को कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यानी कि कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपको किस तरीका से लोगों का अधिकतम भला करना है, अधिकतम न्याय करना है, अधिकतम स्वतंत्रता देना है, समानता देना है, बंधुत्व देना है, इसकी बात करता है। तो जो इसके आइडियल्स हैं, यानी कि जो इसके आदर्श हैं, जो इसके आइडियल्स हैं वो क्या क्या हैं, पहला है न्याय यानी कि जस्टिस, दूसरा क्या है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, याद रखना मैंने पहले ही आपको बताया है, लिबर्टी और फ्रीडम में, समानता यानी कि इक्वलिटी, और फिर एक है लास्ट में है बंधुत्व, बंधुत्व, तो ये हो जाएगा फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, यानी कि इन बातों की बात करता है डीपीएसपी में, ये शब्द आते हैं, ठीक है। और डीपीएसपी भी जैसे कि आपको पता है तो संविधान का भाग है, तो संविधान के अंदर ये भी है, तो हम इन्हें भी देखेंगे क्योंकि ये शब्द जो है वो डीपीएसपी में तो आए हैं लेकिन साथ ही साथ में ये प्रस्तावना में भी आए हैं, यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तावना में भी ये शब्द आए हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम भारत की जो प्रस्तावना है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि उसके अंदर जो शब्द आए हैं उसका वास्तव में मीनिंग क्या है, आप उसे समझे कैसे, एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, अगर आपको अपना प्रत्युत्तर देना है, अगर आपको उत्तर लिखना है तो उसे आप सही से एक्सप्लेन कैसे कर पाए, क्योंकि समझ ही आपको आईएएस बनाएगी, किताब नहीं बनाएंगे। किताब में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको बहुत मिल जाएगी, कोचिंग आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन समझ आपको कहीं नहीं मिलेगी। समझ मिलेगी आपको यहाँ से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी विद प्रताप, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये इस चैनल को और लोगों तक भी जाए, क्योंकि इसे दूसरों तक पहुंचाने का एक ही माध्यम है, वो है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें। अगर आप ये करते हैं तो ये अपने ऊपर तो आप उपकार कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वीडियो फिर यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करेगी, इसे और दूसरों तक भेजने का और कोई उपाय है ही नहीं। सिर्फ एक ही उपाय है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो आप देख रहे हैं, जो आपको मिल रहा है वो लोगों तक पहुंचे यार, क्योंकि इस तरीका का जो कंटेंट है ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, यानी कि जो लोगों के पास पैसा नहीं है, जिन लोगों के पास टाइम भी नहीं है, जो लोग दूर जाकर कोचिंग नहीं कर सकते, उनके लिए है सब, ठीक है। तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, ठीक है, इस तरीका का जो कंटेंट है जो कि फ्री भी है और आपको समझ भी मिल जाएगी, फिर आप किताब से कहीं से भी पढ़ेंगे आपको पूरी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर हम डीपीएसपी देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें ये शब्द आते हैं, लेकिन ये साथ ही साथ में आपको प्रस्तावना में मिलते हैं। तो प्रीलिम्स का एक अच्छा प्रश्न बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ डीपीएसपी में भी है, और पेपर में आपको दे देगा और ये चारों वर्ड आपको देगा, तो आप जो है वहां ना घूमे, इसलिए मैंने आपको बता दिए कि ये आते हैं प्रीलिम्स में भी, ठीक है। अब हम वन बाई वन करके इसे देखेंगे। न्याय यानी कि जस्टिस, ठीक है, जस्टिस न्याय की बात हम यहाँ पे करता है संविधान। तो न्याय का मतलब यहाँ पे क्या है, न्याय का मतलब यह है कि आपको सोशल जस्टिस भी करना है, सामाजिक न्याय करना है। अब सामाजिक न्याय कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि हम है वेलफेयर स्टेट, भारत क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है, यानी कि एक तरीका से जो भारत है वो आपकी पूरी गारंटी लेता है, सर्वोदय की बात करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वेलफेयर स्टेट जो है वो सर्वोदय की बात करेगा, मैक्सिमम का जो जितना भला हो सके वो मैक्सिमम की बात करेगा, मैंने आपको बताया है। लेकिन ये भला होगा कैसे, यानी कुछ लोग हैं जिनके पास संपत्ति ज्यादा है, कुछ लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी संपत्ति नहीं है, कुछ लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज है, कुछ लोग हैं कि जो आगे बढ़ गए हैं, तो उनको हमें क्या करना है, आगे वाले को हम ज्यादा पीछे ना खींचे, लेकिन जो पीछे वाले हैं उनको आगे बढ़ाएं, ये राज्य का उद्देश्य है। और यहाँ पर हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि जैसे कि सरकार टैक्स लगाती है और टैक्स लगाने के बाद में जो पैसा आता है उसका जो वितरण समाज में करती है सरकार, यानी कि किसी से टैक्स लगाती है और किसी को फिर स्कीम चलाती है, अलग अलग टाइप की, शिक्षा के लिए स्कीम हो गया या फिर स्वास्थ्य के लिए स्कीम हो गया, ये सारी स्कीम चलाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस का ही पार्ट है। तो आप इसे लिखेंगे, जब हम न्याय लिखते हैं तो पहला आप लिखेंगे इसमें कैसा न्याय, समाज में स्थापित संतुलन को बनाए रखना, समझ गया आप? यानी कि न्याय का मतलब क्या है कि जो समाज के अंदर जो भी स्थापित एक संतुलन है उसको बनाए रखना है। ये नहीं है कि जो आगे बढ़ गए हैं उनको पीछे खींचना है, नहीं, जो पीछे हैं उनको आगे लेकर के जाना है, और जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसके पैसा से सही समाज में वितरण हो। तो अगर न्याय की बात करते हैं तो समाज के अंदर जो संतुलन बना हुआ है वह संतुलन बना कर रखना, और या फिर वो संतुलन स्थापित करना। तो समाज में स्थापित संतुलन को बनाए रखना या समाज में संतुलन स्थापित करना, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा बी, लेकिन आप इसे मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर आप इसे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसका समय आने पर सदुपयोग कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, असंतुलन को संतुलित करना, असंतुलन को संतुलित करना,
तीसरा लिखेंगे आप कानून का शासन, कानून का शासन समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार, समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार, कौमा स्वतंत्रता और अवसर की व्यवस्था, अवसर की व्यवस्था। चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें ठीक है, लिखेंगे सामाजिक न्याय, सम्मान पूर्वक जीवन देना, यानी कि सामाजिक न्याय का मतलब है सम्मान पूर्वक जीवन देना, यानी कि जो समाज के अंदर जाति, धर्म, वर्ग, स्थान, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव है उनको समाप्त करना। तो जो हम कहते हैं कि जब सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय है सम्मान पूर्वक जीवन देना। ठीक है, यह है आज का सामाजिक न्याय। ठीक है, अब भारत का जो संविधान है, हम अगर उसकी बात करते हैं, भारत का जो संविधान है यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर जब हम न्याय की बात करते हैं तो यह आता है तीन तरीका से। पहला सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मैंने अभी आपको बताया है। अगर हम आधुनिक समय की बात करते हैं तो सम्मान पूर्वक जो जीवन है वही आधुनिक समय में सोशल जस्टिस है। अगर हम प्राचीन समय में बात करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, कर्तव्य पालन करना, ठीक है, कर्तव्य पालन करना व्यवस्था न्याय है। ये जो है अगर हम कर्तव्य पालन करते हैं वही प्राचीन काल में क्या था, जो है जस्टिस था, समझ गए, न्याय था या सामाजिक न्याय था। तो सोशल जस्टिस में क्या है, सम्मान पूर्वक जीवन। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस जैसा कि आप जानते हैं संविधान के अंदर जो पद हैं उनका जो है सही तरीका से वितरण, ये बात आती है, सभी के लिए वितरण होना चाहिए पदों का, ये बात आती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अगर सभी को अवसर की समानता मिलेगी, यानी कि समाज में सभी को नौकरी मिलेंगी, सभी ऐसा भेदभाव नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जस्टिस भी आएगा। ठीक है, और पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस आप जानते हैं सभी व्यक्तियों की जो वोट है, ठीक है ना, जो वोट हम डालने जाते हैं, वोट का जो मूल्य है वह समान है, एक तो समान है, और दूसरा क्या है कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जाति, धर्म, पंथ या फिर लिंग, जाति, स्थान के आधार पर किसी भी तरीका से भेदभाव नहीं है, यानी कि चुनाव लड़ने समान अधिकार है, सभी को समान अधिकार है। और यहां पर आप देखेंगे तो अवसर की जो समानता है, और जैसे कि आप जानते हैं कि विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति है, वर्ग नहीं है, ये नहीं है, तो विशेषाधिकार वर्ग नहीं है, अवसर की समानता है, इससे इकोनॉमिक जस्टिस आता है। सोशल जस्टिस में सम्मान पूर्वक अगर हम जीवन देते हैं, यानी कि जाति, धर्म, भेद, पंथ आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता स्टेट, ठीक है, तो और या हम इस समाज के अंदर उसे सुनिश्चित करते हैं, तो ये सोशल जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस है, मूल्य, यदि जो वोट आप डालते हैं उस पर ना तो जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर किसी तरह से कोई भेदभाव है, तो मूल्य का जो वोट का जो मूल्य है वो समान है और सभी को चुनाव लड़ने की आजादी है, ये होता है। ठीक है, अब सामाजिक न्याय जो है वो बोध बंधुत्व है। दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हमें सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं, जो पहला वाला हम देख रहे थे, तो इसमें क्या है कि जो हमारा बंधुत्व है, यानी कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी जो है, अगर वो हमारे अंदर आती है तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय होगा। जैसे कि मैंने आपको कि भाई सभी को सम्मान पूर्वक, सम्मान होना चाहिए ना, वो सम्मान कब आएगा कि भाई अगर समाज में जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे का सम्मान करें, यानी कि जब वो एक दूसरे को भाई भाई माने, ठीक है, भाई हम एक समाज के हैं, एक देश के हैं, एक राज्य के हैं, तो हम क्या है, भाई भाई हैं। अगर हम ये सब आती है, तो अगर वहां पर निर्बल यानी गरीब अमीर नहीं है, या ऊंची जाति नीची जाति नहीं है, धर्म विशेष नहीं है, इस तरीका से नहीं है, तो सामाजिक न्याय कब हो जाएगा, जब समाज में बंधुत्व बोध हो जाएगा। क्या होना चाहिए, बंधुत्व बोध होना चाहिए। ठीक है, निर्बल या निर्धन जो होता है उसके पक्ष का संरक्षण होना चाहिए, निर्बल व निर्धन के पक्ष का, ये आर्टिकल 15 आप पढ़ेंगे उसमें, तो एक में इसमें एक में होगा, एक है निर्बल व निर्धन के पक्ष का संरक्षण होना चाहिए, आर्टिकल 15 आप पढ़ेंगे इसे। ठीक है, आर्थिक न्याय की जब हम बात करते हैं, बी पर आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय कैसे कि जैसे मैंने बताया आपको, अवसर की समानता, यानी कि समानता जब आएगी तो न्याय आ जाएगा, समानता। ठीक है, समानता लिखेंगे, यानी कि यहां पर होगा सबको क्षमता व आवश्यकता अनुसार उचित शर्तों पर अपेक्षित वस्तुओं और विशेष सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए, धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए और मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति समय होनी चाहिए। यानी कि इस पहले क्या होना चाहिए, सबको क्षमता व आवश्यकता के अनुसार, क्या होनी चाहिए, अपेक्षित वस्तु मिलनी चाहिए।
ठीक है। अब अपेक्षित वस्तुओं का यहाँ पर क्या मतलब है, इसे समझे पहले, क्योंकि ये वर्ड आया है अपेक्षित वस्तुएं। देखो, समाज में जो लोग होते हैं वो सारे के सारे बराबर गरीब नहीं होते, बराबर अमीर नहीं होते, सारे सब बराबर नहीं होते। गरीबियों में भी और गरीब होते हैं, अमीरों में भी और अमीर होते हैं, अलग अलग वर्ग हैं। अब यहाँ पर आप अपेक्षित वस्तु ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये दो लोग हैं, यानी कि ये है और एक ये है। अब ये दोनों क्या है, गरीब हैं, लेकिन क्या होता है, इसके पास क्या है, 2 लीटर दूध की इसे आवश्यकता है, यानी कि ये है, आप इसे ऐसा बोल सकते हैं, ये है राजन, ठीक है, और ये है अनुज, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं, लेकिन जो राजन है उसके पास में क्या है, 1 लीटर दूध की आवश्यकता इसे है, और इसके पास में 1 लीटर दूध है। लेकिन जो अनुज है, क्योंकि देखो इसके पास 1 लीटर दूध है क्योंकि इसके पास गाय या बकरी कुछ है, लेकिन जो अनुज है उसे 1 लीटर दूध की आवश्यकता है, लेकिन इसके पास में दूध है ही नहीं। अब अगर हम अपेक्षित वस्तुएं देंगे, यानी कि अपेक्षित, अब हमारे पास में क्या है, सरकार के पास में 10 लीटर दूध है। अब ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो अब सरकार क्या करेगी कि अपेक्षा देखेगी कि भाई ये जो राजन है इसके पास में 1 लीटर दूध है, लेकिन इसे 1 लीटर की आवश्यकता है, लेकिन जो अनुज है उसके पास में 1 लीटर दूध उसकी आवश्यकता तो है लेकिन है नहीं, तो सरकार क्या करेगी, इसमें से निकाल करके 1 लीटर दूध इसे दे देगी। तो जो सरकार के पास 9 लीटर दूध बचेगा, तो अपेक्षित जो भी लोग होंगे वो उनके काम आ जाएगा, और बाकी जो है ये इसके काम आ गया। अगर हम दोनों को समान वितरण कर देंगे तो इसके पास 2 लीटर दूध हो जाएगा, राजन के पास, अनुज को 1 लीटर मिलेगा, जबकि राजन को 1 लीटर की आवश्यकता, तो 1 लीटर उसका खराब होकर के जाएगा। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि अपेक्षित वस्तुएं, यानी कि अपेक्षित यानी कि आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। समझ गया आप, ये हो गया। आगे देखेंगे इसी में, ये जो हम देख रहे थे अपेक्षित वस्तुएं हो गई, और दूसरा है कि जो सेवाएं हैं, यानी कि अपेक्षित सेवाएं हो गई, दूसरा है अपेक्षित सेवाएं, और एक इसमें हो जाएगा धन का संकेंद्रण को रोकना। धन का संकेंद्रण रुक जाएगा, और भी क्या हो सकता है, मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति। समझ गए आप ये वाली बात, यानी कि मूलभूत सुविधाएं सभी दी जाएंगी। ऐसा कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद अगर 39 आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये इसका जो है आपको बोध मिल जाएगा कि समानता किस तरीके से लाएंगे। तो आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय की हम बात करेंगे तो समानता से आएगी, समानता कैसे आएगी, जैसे कि मैंने आपको, अब बात करते हैं हम तीसरा जो है राजनीतिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। और इसमें जैसे कि आप देखते हैं सार्वजनिक नीतियां निर्धारण करने की प्रक्रिया में जो है सबको ध्यान में रख करके बनाई जानी चाहिए, यानी कि सभी का उसमें हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो सार्वजनिक नीतियां हैं आप इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक जो भी सार्वजनिक नीतियां हैं सबको ध्यान रख करके बननी चाहिए। इसका आपको अगर बोध देखना है तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 326 इन्हें आप पढ़ेंगे मिला करके, तो आपको इसका बोध मिल जाएगा कि हमारे यहाँ पर किस तरीका से पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, ठीक है। अब है वितरक न्याय। वितरक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इसको क्या हम बोलते हैं, वितरक न्याय, ठीक है, इसे भी आप देख लेंगे। वितरक न्याय, ठीक है, तो वितरक न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों को मिला दो आप, ठीक है। तो पेपर में आ सकता है ये कि वितरक न्याय क्या है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात आती है तो इसका मतलब है कि जो हमारा सोशल जस्टिस है प्लस इकोनॉमिक जस्टिस है, अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो ये आ जाएगा आपका क्या, वितरक न्याय, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं एक फॉर्मूला के अंदर, यानी कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय में इसे क्या करेंगे, एक सेकंड देखेंगे आप इसे, सामाजिक न्याय, इसमें आपको क्या करना है, सामाजिक, इसमें से राजनीतिक और आर्थिक न्याय घटा देंगे, माइनस आर्थिक, ठीक है। तो यानी कि अगर आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो सामाजिक में से सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक इन्हें घटा देंगे तो ये आपको सामाजिक न्याय मिल जाएगा। फॉर्मूला के फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो उसकी जो अवधारणा है वो आती है रशियन रिवॉल्यूशन से निकल के, ये भी आप लिख लेंगे। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है ये आती है रशियन रिवॉल्यूशन 1917, ठीक है। आगे देखेंगे भारत में, भारत की जब हम बात करते हैं ये दो तरीका है, एक तो तात्विक, तात्विक न्याय, और एक है प्राकृतिक न्याय, ठीक है। तात्विक का मतलब है ये आपका एलिमेंटल जस्टिस, और ये तो आप जानते हैं नेचुरल जस्टिस,
ठीक है। तो भारत के अंदर हम जब इन दोनों को देखते हैं कि भारत के अंदर जो तात्विक न्याय और प्राकृतिक न्याय है, उसमें से अगर आप देखते हैं तो तात्विक न्याय में वस्तु और सेवा लाभों का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और जिसको जो है प्राकृतिक न्याय जो है उसको हम स्वीकारते नहीं। तो भारत में क्या है कि जो तात्विक न्याय है, यानी कि सब्सटेंशियल जस्टिस भी सब बोलते हैं तात्विक न्याय, यानी कि इसको हम एलिमेंटल जस्टिस भी बोलते हैं और इसे आप सब्सटेंशियल जस्टिस भी बोलते हैं। यहां पे आप लिखेंगे तात्विक न्याय यानी कि सब्सटेंशियल जस्टिस। सब्सटेंशियल जस्टिस होता क्या है, आप इसे लिखें पहले। सब्सटेंशियल जस्टिस क्या होता है, यानी कि वस्तु सेवा, हाँ लिखेंगे वस्तु सेवा व लाभों का वितरण, वस्तु सेवा और लाभों का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। या यहां वर्ड आया है एक न्यायपूर्ण, इसे ध्यान रखना, न्यायपूर्ण। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि राजन और अनुज दोनों को दूध की आवश्यकता है, लेकिन एक के पास है और एक के पास नहीं है। अगर हम दोनों को बराबर बराबर दे देंगे तो ये एक न्यायपूर्ण जस्टिस नहीं हुआ, यानी कि न्यायपूर्ण नहीं है ये बंटवारा। तो जो वितरण होना चाहिए वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी कि न्यायपूर्ण का मतलब है कि उसकी आवश्यकता देखो और जितनी उसकी आवश्यकता है उसके तरीका से उसे दे देना चाहिए, बस ये है, ठीक है। तो तात्विक जस्टिस जो होता है, यानी कि तात्विक न्याय जो है, जिसे हम सब्सटेंशियल जस्टिस बोलते हैं, उसका मतलब है वस्तु सेवा और लाभों का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। वर्ड को आप जो है कर लेंगे न्यायपूर्ण। तभी न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में। तभी न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे भारत में प्राकृतिक न्याय को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में प्राकृतिक न्याय को स्वीकार नहीं किया गया है। भारत मतलब जब भारत के संविधान की हम बात करते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे प्राकृतिक न्याय, यानी कि नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो प्राकृतिक न्याय में क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, प्राकृतिक न्याय में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो विवेकशील है और वो जो है जो भी करेगा वो न्याय करेगा, ठीक है। और यहां पे आप लिखेंगे पहला प्रकृति, प्राकृतिक मनुष्य को विवेकशील मानती है, प्रकृति मनुष्य को, डालें आप इसे, ठीक है। प्रकृति मनुष्य को विवेकशील मानती है, अतः विवेक का प्रयोग कर निकालने, अतः विवेक का प्रयोग कर निकाले गए निष्कर्ष प्राकृतिक न्याय के आधार हैं, यानी कि विवेक के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है, वो ही क्या है, न्याय के आधार हैं। जब कानून लिखित नहीं होते तब वहां न्यायाधीशों ने अपने न्याय बोध का सहारा लेने की आशा की जाती है, यानी कि वो नेचुरल जस्टिस से ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा जो जस्टिस वाला पार्ट है वो समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और यहां पर जिस तरीके से हम डेप्थ में आपको नॉलेज दे रहे हैं, इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। फ्रेंड्स, सभी के साथ इन्हें शेयर करें, ठीक है, और पूरा लेक्चर एक बार में देखें, इसे दूसरों तक पहुंचाने का सिर्फ यही एक माध्यम है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।